अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। और इसीलिए इंडिया शुड नॉट ट्रस्ट मोदी गवर्नमेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं वो सही हैं या ऑपोजिशन की चाल, और क्या बीजेपी गवर्नमेंट अंधभक्तों की आर्मी तैयार कर रही है। 26 मई 2014 जब नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, गुजरात के सीएम रह चुके मोदी इस बार जब पीएम बनते हैं तो अपने भाषण से लोगों को यकीन दिलाते हैं कि अब उनके हालात बदलने वाले हैं, उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। उनके प्रॉमिसेस के दम पर भारत की जनता उनको वोट डालती है और उनको जिता देती है, और लोग ये सोचते हैं कि अब भारत को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। पर अब मोदी को पीएम बने 11 साल हो चुके हैं और अच्छे दिनों का वादा अभी भी किया जा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि अच्छे दिन तो आ चुके हैं और वो पीएम मोदी को पूजते हैं। नौकरी करते हैं, नौकरी मांगते नहीं, देने के काम करते हैं। मुझे नौकरी में मत उठाना। ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं होना चाहिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गलत है, गलत। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। लाल किला किसने बनाया? हाँ? लाल किला हमारे महाराणा प्रताप के बाप ने बनवाया था। महाराणा प्रताप के बाप। क्या नाम है उनके बाप का? उनके बाप का पृथ्वीराज ओप्पो। राम का बस एक ही सपना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, मोदी जी को लाना है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अच्छा इधर सुनिए, मुसलमान फिर कहाँ जाएगा? भाई मुझे पता, भाई मुझे अपने ही पता, मैं यही रहूंगा। तो मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है, ऐसे लिया और ये गोबर जिनको रिफाइन करके लेना हो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लेके। असल में उनके दिमाग में ये भर दिया गया है कि मोदी ही भारत को विकास की तरफ लेकर जा सकता है। और अगर आप भी वो कंटेंट देखोगे जो ये अंधभक्त देखते हैं तो आप भी एक अंधभक्त बन जाओगे। और यहाँ से ये सवाल उठता है कि क्या सच में बीजेपी सरकार अंधभक्तों की एक आर्मी तैयार कर रही है? वेल, इसे समझने से पहले बात करते हैं एक ऐसे खुलासे की जो कहता है कि अगर फेयर इलेक्शंस होते तो मोदी कभी भी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते ही नहीं। क्या ये सच हो सकता है? चलिए जानते हैं। 7 अगस्त को राहुल गांधी एक वीडियो डाल के भारत में हो रही वोट चोरी को एक्सपोज करते हैं। इस वीडियो में वो बताते हैं कि कैसे भारत में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो फेयर नहीं है। इस वीडियो में वो इलेक्टोरल रोल को भी एक्सपोज करते हैं। ये है राम प्रसाद। इसने एक जगह वोट डाला एंड अपने घर जाके अपना हुलिया बदला और बन गया रॉकी। इसके बाद इसने फिर से वोट डाला एंड अपने घर जाके अपना हुलिया चेंज किया और बन गया रहीम। और इसी चीज को राहुल गांधी ने एक्सपोज किया। उन्होंने बताया कि ऐसे 11,000 से ज्यादा वोटर्स हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी को डुप्लीकेट कर रहे हैं और वोट्स दे रहे हैं। एक सवाल है आपसे, क्या आप में से किसी का हाउस नंबर 0 है? नहीं है। वेल, मोदी है तो मुमकिन है। इस एक्सपोज में राहुल गांधी ने बताया कि ऐसे 40,000 वोटर्स हैं जो कि इनवैलिड एड्रेस पे रह रहे हैं, जिनका हाउस नंबर 0 है। एंड ऐसे कई वोटर्स भी हैं जिनके फादर नेम की जगह पे वहाँ पे कैप्चा कोड लिखा हुआ है। बल्क एड्रेस वोटर्स। एक घर में 5 लोग रहते हैं, एडजस्ट करके वो 10 लोग भी रह सकते हैं और 20 लोग भी रह सकते हैं, बट थोड़ा ज्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। पर यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक केस है। ऐसे 10,000 से ज्यादा लोग हैं जो कि बल्क में रह रहे हैं। मतलब एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हाउस नंबर 35 है, वहाँ पे ये बताया गया कि वहाँ पे 80 वोटर्स रह रहे हैं। और इस चीज की इन्वेस्टिगेशन भी हुई तो ये पता चला कि यहाँ पे तो एक आदमी ही रहता है और ये जो घर है ये बीजेपी के किसी नेता के नाम पे रजिस्टर्ड है। House number 35. 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single room house. इन तीनों चीजों के साथ ही इनवैलिड फोटोज का भी यूज किया गया। जैसे ये एक नॉर्मल फिगर है, एक नॉर्मल वोटर की फोटो है, बट बीजेपी की सरकार में कुछ ऐसी फोटोज भी आ सकती हैं। एंड ऐसे 132 वोटर्स को देखा गया है जिन्होंने इतनी छोटी फोटोज को वोटर आईडी में यूज किया है। और इन सब के साथ ही फॉर्म 6 का मिस यूज किया गया है। वेल, ये फॉर्म 6 बात करता है इंडिया के नए वोटर्स की, जिसमें 18 से 23 साल के लोग आते हैं एंड उनको एज ए न्यू वोटर रजिस्टर किया जाता है। पर यहाँ बात पता चलती है कि ऐसे 33,000 से भी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने इस फॉर्म का मिस यूज किया है। मतलब उम्र उनकी 80, 70, 90 साल है, बट उन्होंने दिखाया है अपने आप को एज ए न्यू वोटर। वेल, ये सारी चीजें जो राहुल गांधी ने एक्सपोज करी हैं, ये तो अ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब ये सारी बातें जाती हैं इलेक्शन कमीशन के पास, उनके ऊपर सवाल उठने लगते हैं, तो वो राहुल गांधी से ही कह देते हैं कि आपको वैलिड एविडेंस लाने की जरूरत है।
एंड इसके बाद उनकी तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी जाती। आप जरा ये देखो कि इतनी सारी चीजें हो गई हैं, बीजेपी पे सवाल उठ रहे हैं, बट फिर भी कई लोग उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, उनकी सपोर्ट नहीं करते, वो उनके अंधभक्त बन चुके हैं। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को बाहर निकाल रहे हैं अपने सरकार से, क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है, बीजेपी इज द ग्रेट, ठीक है। और मैं बीजेपी सपोर्टर हूं। एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने आप बताइए? हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ, अखंड भारत बनेगा। 146 देश। एंड ऑफ कोर्स इसका सबसे बड़ा कारण है मीडिया। मीडिया ने नरेंद्र मोदी की तस्वीर उनकी नजरों में एक नेशनलिस्ट की बना दी है। मोदी गवर्नमेंट ने अपने आप को नेशनल प्राइड से जोड़ लिया है। जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो समझते हैं कि अगर हम मोदी के बारे में कुछ गलत कह रहे हैं तो वो देश की बेइज्जती है। और अगर कोई इंसान कह देता है कि मैं मोदी को वोट नहीं करूंगा, मैं मोदी को सपोर्ट नहीं करता, मैं बीजेपी को पसंद नहीं करता, तो उन्हें लगता है कि ये तो इंडियंस के ऊपर ही अटैक है। एंड इस चीज को क्रिएट करने में सबसे बड़ा रोल मीडिया का ही है। अब आप यहाँ पे देखो, एक रिपोर्टर एक लड़के से कहता है कि पाकिस्तान को मुर्दाबाद कह दे, पर वो कहता है कि वो नहीं कहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? भारत देश जिंदाबाद है नहीं है, और पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं है। आपका नाम क्या होगा? कैफ। वहाँ भी आदमी है, यहाँ भी आदमी है, वहाँ भी मुस्लिम है, वहाँ भी हिंदू है, यहाँ भी हिंदू है, सब तो है इंसान। तो क्यों सबको खत्म करना है, पहले ये बताओ। पर कई लोगों को इस चीज से बहुत दिक्कत है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की बुराई की जाए, क्योंकि मीडिया दिखाती ही ये है कि पाकिस्तान की बुराई है तभी इंडिया की अच्छाई है। इसे समझो कि अगर आप अपनी मातृभूमि की रिस्पेक्ट करते हो तो इसमें कोई शेम की बात नहीं है कि आप किसी और की मातृभूमि की भी रिस्पेक्ट कर रहे हो। ये तो अच्छी बात है कि आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो, बट फिर भी कई लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं एंड इसे फिर से नेशनल प्राइड के साथ जोड़ते हैं, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। एंड यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज के बारे में बताना चाहती हूँ, सोशल मीडिया एको चैम्बर्स। प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर हमें ऐसी ही चीजें दिखाते हैं, ऐसा ही कंटेंट दिखाते हैं जो हमें देखना पसंद होता है। जिन चीजों को हम ज्यादा देर तक देखते हैं, जिन चीजों पे हम ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करते हैं, वही चीजें हमें ज्यादा सजेस्ट की जाती हैं। एंड इसी से सोशल मीडिया एको चैम्बर क्रिएट हो जाता है, जिसमें आपको वही कंटेंट दिखता है जो आप देखना चाहते हो। एंड ये लोग जो बीजेपी को फॉलो करते हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। असल में ये लोग उन सोशल मीडिया एको चैम्बर्स में फंस चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाथ है बीजेपी सरकार की पीआर का। एंड उनकी पीआर तो मीडिया ही कर रहा है। मतलब ऐसी बेतुकी न्यूज चला के ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये जो न्यूज चलाते हैं, पीएम के बारे में बताते हैं, उसे बार बार रिपीट करते हैं एंड चिल्ला के बताते हैं। सच बात कहूं तो एक रिपोर्टर जिसे देश के पक्ष में होना चाहिए था, वो देश के पक्ष में नहीं है, वो पीएम के पक्ष में है कि कहीं कोई पीएम को बुरा ना बोल दे। हद तो तब हो जाती है जब ये लोग मोदी को विष्णु का अवतार बताने लगते हैं। एक चीज ऐसी भी है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह ट्रैवल करते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं एंड उनकी तस्वीरों को ये सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। ये मीडिया उनको एक्सपोजर देती है और उन पे घंटों घंटों तक बात करती है, जिससे जो व्यूअर उनको देखता है उसे देख के ये लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर में सच में कोई बात है। ये बिल्कुल ऐसी चीज है कि मैं अगर अपनी ध्रुव राठी के साथ फोटो डाल दूं तो आप लोगों को मुझ पे ट्रस्ट होने लगेगा। आप सोचोगे कि इतने बड़े आदमी ने इसके साथ फोटो ली है, हमें इस पे ट्रस्ट करना चाहिए, देखो इसकी पहुंच कितनी बड़ी है। इंडियन मीडिया की सबसे बड़ी खराबी ये है कि जब भी इंडिया में किसी चीज को एक्सपोज किया जाता है, जब मुद्दों की बात की जाती है, तो वो कुछ ऐसे मुद्दे दिखाने लगते हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बनती। एंड ऐसी बात नहीं है कि वो उनके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ी बहुत बात करेंगे, वो घंटों घंटों तक उस चीज को एक्सप्लेन करते रहेंगे एंड रिपीट करते रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि इंडियन मीडिया भारत के मुद्दों को बिल्कुल ही नहीं उठाती है, कभी कभी वो मुद्दे की बात भी करती है, बट जब बात आती है सवाल पूछने की तब वो सवाल नहीं पूछ पाती। ये वीडियो रैंडमली मेरे सामने आई, मैंने इसे देखा, जहाँ पे ये रिपोर्टर पूछ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने इसका रिप्लाई तो किया, बट ये नहीं बताया कि भाई आपने क्या किया अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। मतलब उन्होंने ये तो बताया कि इंडिया के लोग कुछ काम कर रहे हैं, कई नए उद्योगों में जा रहे हैं, अपने काम को बढ़ा रहे हैं, पर ये नहीं बताया कि सरकार ने उनके लिए क्या किया। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इसे देख सकते हो। मैं एक जर्नलिस्ट नहीं हूँ, पर हाँ, मैं काम करना चाहती थी।
मेरी अगर प्राइम मिनिस्टर से बात होती है, अगर मुझे मौका मिलता है उनसे सवाल पूछने का, तो कुछ ऐसे सवाल मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं जो मैं उनसे पूछना चाहूंगी और उनके जवाब जानना चाहूंगी। इन सवालों को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है एंड पिन कमेंट में भी लिख दिया है, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। एंड एज एन व्यूअर, एज एन इंडियन सिटीजन, आप इस चीज को कैसे देखते हो? मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर आपको मिलते हैं तो आप उनसे क्या सवाल पूछना चाहोगे? इस चीज को भी आप कमेंट में बता सकते हो। एंड अब क्लियरली बात करते हैं व्हाई नॉट टू ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट। मीडिया एंड मिनिस्टर्स हमें ये बताते हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ आगे बढ़ती जा रही है, बट क्या जो ग्राउंड रियलिटी है वो उस जीडीपी से मैच कर रही है? नहीं। हमें बताया जाता है कि हमारी जीडीपी देखो अमेरिका के लेवल तक पहुंच चुकी है, बट क्या यहाँ की ग्राउंड रियलिटी उस लेवल तक पहुंच पाई है? इसका जवाब है नहीं। और पहुंचेगी भी कैसे जब हमारा मीडिया ही बिक चुका है। मीडिया जिसे एलिगेशंस लगाने चाहिए थे, सरकार के ऊपर सीधा डायरेक्ट सवाल पूछना चाहिए था, वो तो सरकार को बचा रही है। आज के टाइम पे इंडिया में हंगर रेट सबसे ज्यादा है, करप्शन रेट सबसे ज्यादा है। मतलब 180 कंट्रीज का एक टेस्ट किया गया एंड पता चला कि इंडिया तो 93 नंबर पे आता है। डॉलर वर्सेस रुपीस की बात करें तो निर्मला जी का ये आइकॉनिक डायलॉग हमारे सामने आता है। Dollar strengthening, and I've said this before, the rupee will find its own level. ये बात बिल्कुल सच है। रुपीस की वैल्यू इतनी गिरती जा रही है जितनी कभी भी नहीं गिरी थी। भारत में जो पॉल्यूशन है उसे सुधारने की बात नहीं की जा रही। इवन भारत के हंगर रेट पे तो स्मृति ईरानी जी कुछ ये कहती हैं। If you have called me any time in the day today and asked from Gallup, are you hungry? I'll say, oh yes, I am. Says Pakistan is doing better than India. Can you imagine? एक सीन इमेजिन करो, एक बच्चा 2014 में 5 साल का था। अब इस एज में हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगता है, थोड़ी थोड़ी कॉन्शियसनेस जागने लगती है। अब 2025 में वो बच्चा 15 या 16 साल का हो चुका होगा एंड ये गवर्नमेंट अभी 4 साल और रहेगी, तो उसे तो यही लगेगा कि यही सरकार सबसे बढ़िया है। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर कोई हो सकता है तो वो यही हो सकता है। एंड वो बच्चा पल रहा है ऐसी फेक मीडिया के अंदर, ऐसे माँ बाप के पास जो कि अंधभक्त हैं, तो वो बच्चा भी धीरे धीरे अंधभक्त ही बन जाएगा। और इसीलिए इंडिया शुड नॉट ट्रस्ट मोदी गवर्नमेंट। और देखो, मैं तो ये कहती हूँ कि सिर्फ बीजेपी के ऊपर नहीं, किसी भी पार्टी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए और इन अंधभक्तों की आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। वीडियो में यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा और भी कंटेंट आता रहेगा। आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना एंड इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैंने इंडिया के बहुत सारे ऐसे मुद्दों को उठाया है जिनके बारे में मीडिया बात नहीं कर रही, तो इसे भी देख लेना।